7 फेब यानी कि कल आप सभी एस्पिरेंट्स का गेट एग्जामिनेशन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं एक्सेल और बीटी दोनों एस्पिरेंट्स के, तो उन सवालों का आज जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। ध्यान से इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए होंगे और सेम विद योर बीटी एग्जामिनेशन। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सब आपके एस्पिरेंट्स पहली बार पेपर दे रहे हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ कि आप जब अपने सिस्टम पर बैठेंगे, आपके सामने किस तरीके का जो पेज है स्टूडेंट्स वो मौजूद रहेगा, जहां पर आपको अपना नेम और आपको जो पासवर्ड है वो वहां पर ही इंस्ट्रक्ट करके बता दिया जाएगा और इस तरीके से आपको फिर यहाँ पर साइन इन करना होगा। तो पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से आपके सामने जो पूरा पोर्टल है वहां पर मौजूद रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको सिस्टम नेम जो है वो आपका मेंशन होगा और यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ भी मेंशन होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे ही आप इसमें साइन इन कर लेते हैं, आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, जैसे कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस। अगर आप पहली बार सीबीटी मोड में कोई पेपर दे रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर व्हाइट मार्क्ड है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन अभी तक विजिट नहीं करा है। अगर आप देख सकते हैं रेड है तो इसका मतलब अभी तक आपने उस सवाल को आंसर ही नहीं करा है। हरा मार्क होने के मतलब होता है कि आपने आंसर मार्क कर दिया है और अब ये आगे इवेल्युएट भी होगा। मतलब अगर आप इसमें अपना पेपर स्टूडेंट्स फाइनली सेलेक्ट करते हैं तो हरे वाले ऑप्शंस को ही फाइनल आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो आप सर्कल देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि आपने इस सवाल को अभी तक आंसर नहीं करा है, बट आपने इसको रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है। तो यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप रिव्यू के लिए भी अपने सवालों को मार्क कर सकते हैं, यानी कि बाद में देख लेंगे इस सवाल को, शायद अभी मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इस तरीके से, तो यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड मार्क्ड इट फॉर रिव्यू, मतलब रिव्यू के लिए भी रखा है और आपने आंसर भी मार्क कर रखा है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप इसको स्टूडेंट्स फाइनली अगर आप फाइनल में इसको सबमिट करते हैं तो ये वाला जो आंसर है आपका इवेल्युएट होगा, ये आपका इवेल्युएट होगा, मतलब मार्क फॉर रिव्यू। और अगर आपने उसको आंसर भी कर रखा है तो वो वाला सवाल आपका इवेल्युएट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको शुरुआत में दे रखे होंगे, आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स। इसके बाद जैसे कि अगर आप एक्सेल के एस्पिरेंट हैं तो आपने एक्सेल के लिए स्टूडेंट्स लॉग इन कर लिया, आपके सामने एक पेज इस तरीके का ओपन हो जाएगा जिसमें आपके सामने लाइफ साइंसेस में कुछ सेक्शंस दे रखे होंगे। जनरल एप्टीट्यूड होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी, ये सारे आपके पास सेक्शंस होंगे। अब देखो, आपको जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री ये आपके लिए कंपलसरी है, आपको इसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो इसके सारे सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा मार्क फॉर रिव्यू का, नीचे की तरफ दे रखा होता है, और एक होता है क्लियर रिस्पॉन्स, मतलब डिलीट कर देना अपना रिस्पॉन्स, एक होता है सेव और नेक्स्ट। और जितने तुमने ऑप्शन स्टूडेंट सेलेक्ट करते जाओगे, जितने तुम सही करते जाओगे, यहाँ पर उनका नंबर तुम्हें डिस्प्ले होता रहेगा कि तुमने कितने आंसर कर दिए, कितने नॉट आंसर्ड हैं, कितने तुमने रिव्यू के लिए मार्क करे हैं, या कितने अभी तुम्हारे सवाल छूटे हुए हैं जो तुमने अटेम्प्ट ही नहीं करे हैं। तो वो सारी लिस्ट तुम्हारे सामने साइड में आती रहेगी, और साथ ही में स्टूडेंट्स तुम्हारा जो टाइमर है ना वो भी चलता रहेगा, तो उसमें तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन है टाइम लेफ्ट, तो आप इसको अच्छे से देखते रहा करना। जैसे ही अपना जनरल एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, कि कितना भी आपके पास समय बचा हुआ है। तो ये दोनों सेक्शंस तो आपके स्टूडेंट्स कंपलसरी वाले हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, इनमें से किसी दो को अटेम्प्ट करना है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि मैम कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। देखो, बेस्ट आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, बेस्ट आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो डेफिनेटली आपने यहाँ पर जूलॉजी ही सेलेक्ट करा होगा, और दूसरा जो चॉइस मोस्ट ऑफनली एस्पिरेंट्स चूज करते हैं दैट इज बायोकेमिस्ट्री, जो मैंने अधिकतर देखा है। अगर तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट अच्छा है तो, बट अगर तुम्हारे पास माइक्रोबायोलॉजी रहा है और वो तुम्हारा काफी स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल माइक्रोबायोलॉजी पर जा सकते हैं, आप बॉटनी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किन्हीं दो को आपको सेलेक्ट करना है, राइट। आपके पास ये ऑप्शंस भी रहेगा कि आप बायोकेमिस्ट्री वाला एक बार पोर्टल वाला उसको क्लिक करके स्टूडेंट्स उसके थोड़े सवाल नेक्स्ट कर करके जल्दी जल्दी देख ले, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा बायोकेमिस्ट्री में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। सिमिलरली बॉटनी के लिए भी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी, जूलॉजी के लिए भी। तो आप अपने अनुसार इसको कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करिए। यहाँ पर अगर टीचर सजेस्ट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं बनता है, सीधा डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, आपका माइक्रो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जूलॉजी स्ट्रॉन्ग है, बायोकेमिस्ट्री है, या फिर आपका यहाँ पर बॉटनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो आपको इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो, ये एक बेसिक इंस्ट्रक्शन जो कि आपको जनरली पहले से पता होती है, बट स्टिल मैं फिर से बता रही हूँ कि आप लोग के सामने स्टूडेंट्स लगभग पूरा पेपर जो है 65 क्वेश्चंस का रहता है।
तो एक्सेल वाले एस्पिरेंट्स ध्यान से देखेंगे, जनरल एप्टीट्यूड में 5 सवाल आपके पास 1 नंबर के होते हैं और कुछ 5 सवाल आपके पास 2 नंबर के होते हैं। टोटल तुम्हारे पास 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड आ जाता है। सेक्शन उसके बाद जो आपके पास बाकी के होते हैं स्टूडेंट्स, तो पी सेक्शन में आपको यहाँ पर अगर हम बात करें यानी कि केमिस्ट्री में 9 सवाल आपको 1 नंबर के मिलेंगे और 8 सवाल जो हैं आपको 2 नंबर के मिलेंगे। ये दोनों ही सेक्शंस आपके कंपलसरी होते हैं और सेक्शन क्यू से लेके यू तक स्टूडेंट्स आपको किन्हीं 2 को अटेम्प्ट करना होता है, तो यानी कि 2 के कॉम्बिनेशंस आपको सेलेक्ट कर लेने हैं अपने अनुसार। अब इसमें से आपके 8 सवाल 1 नंबर के हैं और 11 सवाल आपके 2 नंबर के हैं। तो ये आपको एक बेसिक जो है स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए, एक बेसिक मार्किंग स्कीम। आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आपके जो भी 1 नंबर का एमसीक्यू होगा उसमें माइनस आपका 1/3 जाएगा और जो भी आपका 2 नंबर का एमसीक्यू होगा उसमें माइनस, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो माइनस 2/3 जाएगा। एमएसक्यू और एनएटी में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर उसको सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज सॉल्व करिए, अटेम्प्ट करिए। और एमएसक्यू में ध्यान रखना है एक से ज्यादा आपके सवाल सही रहते हैं, वो चीज आपको ऊपर मेंशन होती है जनरली कि कौन सा टाइप का ये सवाल आपका है यहाँ पर मेंशन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक्सेल वाले एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मैम कितना हम स्कोर करें। तो देखो 2025 के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स गया था, ध्यान से सुनना, क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो जनरल कैटेगरी के लिए गया था लगभग 31.3। तो मतलब अगर जिन एस्पिरेंट्स का 35-38 स्कोर बन रहा है वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, आईआईटी वगैरह में जा सकते हैं। तो लास्ट 2025 में जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स गया था एक्सेल के लिए दैट वाज 31.3। बीटी को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का गया था 28.1, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का गया था स्टूडेंट्स 20.8। तो ये था आपका गेट का लास्ट टाइम का क्वालिफाइंग मार्क्स। अब तुम ये खुद सोचो कि तुम्हें ये क्वालिफाइंग मार्क्स मैक्सिमम जनरल एप्टीट्यूड करके निकालना है, केमिस्ट्री करके, या आपका जो कोर सब्जेक्ट्स है उनको करके। तो तुम्हें टोटल देख लेना है कि किस तरीके से तुम उसमें अपना मार्क्स जो है स्टूडेंट्स निकाल पा रहे हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो पेपर अटेम्प्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये चीज मैं तुमसे दोबारा से ही बोलूंगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा जनरल एप्टीट्यूड में अच्छा है तो बिल्कुल आप जनरल एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोर सब्जेक्ट्स पर जाना है, आप कोर सब्जेक्ट्स पर जाइए स्टूडेंट्स। और इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें जाने की जरूरत है, हमारे जो केमिस्ट्री वाला पार्ट आता है, तो यस आप केमिस्ट्री वाले पार्ट में इसमें विजिट कर सकते हैं, आप अपने केमिस्ट्री वाले पार्ट में विजिट कर सकते हैं। तो मतलब अपनी जो पेपर की स्ट्रैटेजी है अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देख लेना स्टूडेंट्स। और दूसरी चीज इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपने कोर सब्जेक्ट्स में कोई भी 2 आपने ऑप्शंस चुने, मान लो कि आपने जूलॉजी चुना और आपने बायोकेमिस्ट्री चुना, बायोकेमिस्ट्री में आपने कुछ सवाल देखे और आपको ऐसा लगा कि आपको तो आता ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स थोड़े से और सवाल चेक कर लेना, क्या पता कुछ नेक्स्ट सवाल आपको आते हो। बट अगर लगातार आपको यही लग रहा है कि इसमें आपको क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं तो आप दूसरे अपने सब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के एक बार ट्राई करके देख लो, बॉटनी के ट्राई करके देख लो स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपके पास आ जाता है गेट बायोटेक्नोलॉजी। तो गेट बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो सवाल किस तरीके से आपके डिवाइडेड रहते हैं। जनरल एप्टीट्यूड के लगभग आपको 10 सवाल देखने को मिल जाएंगे, कुछ 5 सवाल आपके 1 नंबर के रहेंगे, 5 सवाल आपके 2 नंबर के, जैसे कि आपका एक्सेल में था। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसमें आपकी पूछी जाती है स्टूडेंट्स, 1 और 2 मार्कर्स की होती है। कोर बायोटेक रहती है आपकी 1 और 2 मार्कर्स की। तो टोटल यहाँ पर भी आपको 65 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वेटेज भी आपको लगभग बता रखा है कि जो आपका कोर बायोटेक है वो आपका मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज जो है लेके बैठता है। राइट, इसमें भी डिपेंड करता है कि भाई जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है उसकी तरफ से शुरू करो। सबकी या हर एक एग्जाम की एक ही स्ट्रैटेजी होती है, जो तुम्हें आता है सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करना है, जहां कंफ्यूज हो उसको लास्ट के लिए छोड़ देना है, वो भी तब जब तुम्हें लग रहा है कि टाइम तुम्हारे पास बचा हुआ है। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर भी यही चीज आपको बता रखी है। जनरल एप्टीट्यूड में कुछ 5 सवाल आपके 1 नंबर के होंगे और कुछ 5 सवाल आपके 2 नंबर के होंगे, और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है उसमें 25 जो आपके सवाल रहेंगे वो आपके लगभग 1 मार्कर्स के रहेंगे और 30 सवाल जो रहेंगे आपके 2 नंबर के रहेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि गेट बीटी का 2025 में क्या क्वालिफाइंग मार्क्स गया था, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो गया था मार्क्स स्टूडेंट्स वो था आपका 28, और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए गया था वो था आपका 25.2, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए गया था आपका 18.6।
तो इसके अनुसार स्टूडेंट्स अगर हम एस्टिमेट लगा के चले तो लगभग इतना ही, इसकी रेंज में ही क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका इस बार भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, देखते हैं कि कैसा आपका पेपर का जो स्टूडेंट्स लेवल है वो हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इसी की रेंज के आसपास जो है अपना जो मार्क्स है वो एस्टिमेट आप कर सकते हो कि एक सेफ स्कोर जो है आप इतना एस्टिमेट कर सकते हो कि अच्छा ये सेफ स्कोर है, इसके आसपास मुझे अपना कम से कम टारगेट करके चलना है। तो मिनिमम टारगेट मैं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस बार भी कट ऑफ यही रहेगी, बट हाँ एक आप मिनिमम एक एक्सपेक्टेड के अनुसार जो है वो अपना निकाल सकते हैं कि अच्छा लास्ट टाइम इतना क्वालिफाइंग गया था तो इस बार कितना जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस क्या है जरा ये भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके एडमिट कार्ड में दे रखा है। तो इसमें देखो ये चीज मेंशन्ड है कि एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल, प्रिंटेड कॉपी आपके पास एडमिट कार्ड की मौजूद होनी चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पर आपको दे रखा है आईडी प्रूफ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन इन केस द क्वालिटी ऑफ द फोटोग्राफ ऑन द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज पुअर, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एन एडिशनल रिसेंट वैलिड फोटो आईडी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास एक वैलिड फोटो आईडी जो है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास जो आईडी प्रूफ है उसमें फोटोग्राफ प्रॉपर नहीं है तो शायद दिक्कत हो सकती है। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर मेंशन्ड है टू फैसिलिटेट द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बाय द एग्जामिनेशन सेंटर। आपको यहाँ पर रिपोर्ट कब करना है स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 90 मिनट्स पहले बिफोर द एग्जामिनेशन। तो तुम्हारा जो भी वक्त है यानी कि 9:30 बजे का है या फिर आपका दोपहर का टाइमिंग है स्टूडेंट्स, तो उससे 90 मिनट पहले तुम्हें सेंटर पर पहुंच जाना है, क्योंकि फॉर ऑल द चेकिंग पर्पसेस इसके वजह से। दूसरी चीज आपको यहाँ पर देखनी है, क्या दे रखा है, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू ऑक्यूपाई देयर सीट्स बिफोर द शेड्यूल। ये तो यही है कि आपको पहले से सीट अलॉटमेंट वगैरह दे दी जाती है। आपको अपने सिस्टम वगैरह चेक कर लेना है कि जो उसमें आपका कंप्यूटर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, जो कीबोर्ड या आपका जो माउस है स्टूडेंट्स वो सब प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लाइट का कुछ इशू तो नहीं है, कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं आ रही है सिस्टम में, तो वो सब चीजें आपको पहले से ही चेक कर लेनी है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट्स कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि एक वर्चुअल जो आपका कैलकुलेटर रहता है वो भी आपको यहाँ पर अवेल कराया जाएगा, तो उसकी आप मदद ले सकते हैं। इस पर भी पायल मैम ने एक वीडियो बनाया कि किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है, उसको आप जाके देख सकते हैं। पर्सनल कैलकुलेटर, कोई भी मोबाइल फोन, वॉचेस वगैरह ये सब कुछ भी पर्सनल आइटम मत लेके जाना अपने सेंटर पर, कोई चिट चार्ट टेबल वगैरह कुछ मत लेके जाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रफ वर्क के लिए आपको वहां पर भी एक पेज जो है वो सब आपको प्रोवाइड करा जाएगा, तो आपको अपनी तरफ से स्टूडेंट्स इस तरीके की कोई भी चीज नहीं लेके जानी है। दूसरी चीज इसमें यहाँ लिखी है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन पेन एंड पेंसिल। तो आप अपना पेन और पेंसिल जो है वो आप अपना खुद का लेके जा सकते हैं। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो अलाउड टू ब्रिंग अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। तो भाई जो तुम्हारी वाटर बॉटल है वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी आइटम्स अदर देन दोस मेंशन्ड इन द पॉइंट 1 and 7। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा कुछ और अलग आइटम तुम्हें नहीं लेके आना है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द शेड्यूल्ड एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। जब तक आपका एग्जाम एंड नहीं हो जाता, भले ही आपने पहले कंप्लीट कर लिया है पेपर, आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वही चीज है कि अगर आप स्टूडेंट्स इनमें से कोई सा भी आप चीजों को नहीं मानते हैं तो शायद इस पर आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाएं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग देयर असिस्टिव डिवाइसेस इफ एनी, शो देम टू द एग्जामिनेशन सेंटर पर्सनल फॉर स्क्रूटनी। अगर उनकी कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स तो वही पर्सनल डिवाइसेस उनको लेके आने हैं, बट सेंटर पर पहले पहुंच जाना सो दैट कि प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो सके। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हु हैज बीन ग्रांटेड 1 hour कंपनसेटरी टाइम इन GATE 2026 examination is allowed to leave the examination half hour after 12:30 PM। तो यहाँ पर एडिशनल टाइम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ नेक्स्ट एक और पॉइंट है, कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम एनी एयरबॉर्न कॉन्टेजियस डिसीज सच एज चिकन पॉक्स, मीसल्स एक्सेट्रा शुड इन्फॉर्म देयर जोन्स। तो वही चीज़ है कि अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी हो रखी है विच कैन इम्पैक्ट अदर कैंडिडेट्स एज वेल, तो आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देना है सेंटर पर, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं स्टूडेंट्स जो कि आपको दी गई हैं। तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ पर यही चीज बताना चाहूंगी कि बीटी वाले एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि मैम हम कितने नंबर तक स्कोर कर ले। तो देखो ये लास्ट टाइम का तुम्हारा क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके अनुसार तुम एक आइडिया लगा सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ इस बार भी यही क्वालिफाइंग रहेगा, बट हाँ इससे एक टेंटेटिव आइडिया तुम्हें मिल सकता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको ये ध्यान रखना है दैट इज योर गेट एक्सेल में क्या क्वालिफाइंग गई थी लास्ट टाइम।
तो इन दो के हिसाब से तुम स्टूडेंट्स अपना अपना एस्टिमेट लगा सकते हो कि एक्सेल वाले एस्पिरेंट्स हम कितना टारगेट कर सकते हैं या कितना हमें एटलीस्ट करना चाहिए। वैसे जितना तुम कर सकते हो स्कोर उतना तुम करो, यानी कि उतना अटेम्प्ट करो अपना मैक्सिमम, बट हाँ लीस्ट में इस नंबर को ध्यान रखना। तो एक्सेल वाले यहाँ पर जनरल कैटेगरी के 31.3 इसको ध्यान रखेंगे, और अगर मैं बीटी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी वाले ध्यान रखेंगे दैट इज 28। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है स्टूडेंट्स जो कि मैं आपके लिए लेके आई थी। सो आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स ने ये सब बातें अच्छे से समझी होंगी, सुनी होगी। और इसके अलावा अगर अभी भी तुम्हारे को कोई भी डाउट लगता है स्टूडेंट्स, तो हमारी पूरी टीम तैयार है आपको हेल्प करने के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए कि क्या आपके डाउट अभी भी हैं स्टूडेंट्स। एंड आई होप हमारी पूरी टीम की तरफ से जो भी हमने कंट्रीब्यूशन आपके लिए करा है स्टूडेंट्स या प्रोवाइड करा है वो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा, और कल के एग्जाम में आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो बस अब मैं यही कहूंगी स्टूडेंट्स कि अब आप और ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा। एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, नो डाउट, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी आपके फेस से गुजर चुके हैं, बट स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव अप्रोच से ही चलना है। कल एग्जाम के वक्त आपको क्या करना है, कुछ भी ऐसा हैवी ईटिंग करके मत जाना सो दैट कि तुम्हें एग्जाम सेंटर पर नींद आने लगे। लाइट ईटिंग करना, हेल्दी ईटिंग करना। एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले अच्छे से पानी वगैरह पी लेना स्टूडेंट्स। जब सेंटर पर बैठो कि अपना सिस्टम अच्छे से चेक कर लेना, एक गहरी सांस लेना और एक पॉजिटिव अप्रोच से अपने पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। तो स्टूडेंट्स जो भी तुमने मेहनत करी है वो जरूर रंग लाएगी, और अपना 100% देना, बाकी रिजल्ट की चिंता बाद के लिए छोड़ देना। ऑलराइट, सो सभी स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर होल टीम ऑफ CSR Data 24/7। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी एस्पिरेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड मिलते हैं आपसे इसी तरीके से कल एक और सेशन के साथ।